आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि यही सच है। कहानी की नायिका कलकत्ता इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर उनकी सहेली ईरा से रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं और कलकत्ता में ही नायिका का पुराना मित्र निशित रहता है, जो पहले प्रेम करती थी, वर्तमान में संजय से करती है। उससे पहले निशित से करती थी, वो भी कलकत्ता में ही है। आगे देखते हैं। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे। अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे। जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सकी। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी उपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है, बच्चे का नाम है मुन्नू। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है। नमस्कार भी करना पड़ता है। ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी या ठहरी कहाँ? निशित पूछता है। जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए। यह क्या शौक चर्राया? उसका रंग शाय पड़ गया है। वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मन्नू की चिंता सता रही थी। मुन्नू ईरा का पुत्र है और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस में धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बातें कर रही है, मानो वह ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युगत आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी
कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या, क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए, इसमें जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है। बताओ मैं क्या करूं? कलकत्ता नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूरी पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा, तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके लिए अपन तो भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी और नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। एकाएक ही मुझे लगता है इसमें संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ, निश्चित कहता है। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। कलकत्ता का एक और दिन। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी, जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों को एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ? उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा
क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है, निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या ये नीरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं और मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। अंक 3 है। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ, आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निश्चित टैक्सी वाले को आदेश देता है। कहाँ जा रही है? स्काई रूम। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो, उसमें मेरी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ।
अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निश्चित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निश्चित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निश्चित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज आज अवश्य ही वह बात आएगी। न आए कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं। जो संबंध टूट गए, जो टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना ही चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूँ, और मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं, मैं इसे अभी संजय की बात बता देती। पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुँह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो। मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होठ फड़क रही हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए अंगुलियां कांप रही है। मैं जानती हूँ कि वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता। मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या, असहाय अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती। मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। तो नायिका का नाम क्या है? दीपा है। इसकी सहेली आई है पीछे एक ईरा नाम की। निश्चित ये पहले प्यार करती थी और अब ये किससे प्रेम कर रही है और किससे विवाह करने वाली है? संजय से। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही है। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं?
गुजर रहे हैं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उनके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है, क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। कलकत्ता का एक और दिन अपनी मजबूरी पर खींच जाती है। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेक ले गया। लेक इंग्लिश में झील। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। कि पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। तो निश्चित कहता है कि दीपा, तुम्हारे आने से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, क्रूर और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, मितभाषी कम बोलने वाला। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के झील के पानी पर जमी हुई शांत और मौन है। आत्मीयता के ये क्षण अनके ही भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इसमें सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं लगता है इस प्रश्न पर उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है और कानपुर का एक दिन है। ये पत्र है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी
पर बिठाकर ही चली गई। या कहूँ मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निश्चित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बे में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है, पर वह बहुत थका हुआ लग रहा है। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ, पानी वानी तो है? हाँ है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पड़ी जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफार्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सिटी, हरी झंडी, फिर सिटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है और मेरा रोम रोम सिर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों में मैं प्लेटफार्म को पीछे छुटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्यकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी, अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में
स्वयं भ्रम में थी कि मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था। पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने स्मरणों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मय के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं और हमारे जीवन में कभी नहीं आई। हमारे जीवन में कभी नहीं आई। तुम ही बताओ, आए आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी। एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसे अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूंगी। कह सकूंगी यह सब? दीपा अपने आप से प्रश्न करती है। कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके बाद अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिप्राय करती रहूं? छी, नहीं, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान की रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्थर था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी, मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तुम्हें अपने को अच्छी तरह त्याग कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुई थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज थी। पर उसे देखती जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीन और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सुन्ने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। कानपुर का एक और दिन पत्र। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सुना सुना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता।
क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों में करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधल का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसी मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती हैं। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस सप्रश को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेक पर बिताए, झील पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण जो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए हैं? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैंक, यह टेबल, यह फूलदान सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हारकर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सुनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखें, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हारकर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सुनापन मेरे मन के सुनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की अंगुलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस काम कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर देगी।
घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान पर्दे मेज गड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। सेंस फिर शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल सेंस फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को सेंस है, क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी पागल सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अन्याय सी आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर यानी माथे पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित, चुंबित के बदले चुंबित। अगर कहानी बढ़िया लगी है मित्रों, अगर आपको कोई फ़ायदा होने वाला है इस कहानी से, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके।